हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर आ रही है? देख लीजिए एक बार। चलिए, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए, बताइए क्या होगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़े, बताइए। थ्री सिंगल फेज ट्रांसफॉर्म विद टर्न रेशियो 1:10 आर कनेक्टेड इन डेल्टा स्टार टू सप्लाई अ देखिए, बताइए क्या होगा। टू सप्लाई अ थ्री फेज लोड, द सप्लाई वोल्टेज 400 वोल्ट लाइन टू लाइन, line to line. The line voltage on the load side is, line voltage on the load side is। तीन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, उसका टर्न रेशियो दिया हो 1:10, 1:10। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर ऑब्वियस पर फेज बेसिस ही होगा। नॉर्मल ऐसे थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर के बारे में अगर हम बात करें, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर की, तो थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में दो चार बातें याद रखिएगा बेटा। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चंस आसान होते हैं, लेकिन उसको दिया इसलिए जाता है कि बच्चे अक्सर छोड़ के आ जाते हैं उसे। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में दो बातें याद रखिएगा। जब भी वोल्टेज रेटिंग लिखी होती है, जो भी नेम प्लेट पे लिखी होती है वोल्टेज रेटिंग ये हमेशा लाइन बेसिस पर होता है, यानी लाइन वोल्टेज होता है। लाइन वोल्टेज होता है मतलब किसी ट्रांसफॉर्मर पे लिखा हो 11/33 kV, तो आपका लाइन वोल्टेज है। 11/33 kV लिखा हुआ है, 132 kV लिखा, जो भी लिखा हुआ वो हमेशा लाइन वोल्टेज होता है। टर्न रेशियो हमेशा पर फेज बेसिस पे डिफाइन होता है। टर्न रेशियो हमेशा, देखो तो सिंगल फेज का दिया हुआ है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। तीन सिंगल फेज है, उसका 1:10 दिया हुआ है, तो सिंगल फेज में लाइन वोल्टेज नाम का चीज नहीं है, सिंपल फेज वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे टर्न रेशियो होता है ऑलवेज ऑन पर फेज बेसिस, ये ध्यान रखिएगा, पर फेज बेसिस। अगर आपका किसी क्वेश्चन में मेंशन ही कर दिया है कि टर्न रेशियो लाइन वोल्टेज का रेशियो, तब अलग बात है। बट अगर कहीं भी थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशियो दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा वो टर्न रेशियो हमेशा पर फेज बेसिस पे डिफाइन होता है, पर फेज बेसिस होता है। बातें समझ में आ रही है? मतलब अगर कोई ट्रांसफॉर्मर है, सपोज दैट स्टार डेल्टा कनेक्टेड है, इसकी वोल्टेज रेटिंग लिखी हुई 11 बाई, एक एजम्पशन कर रहा हूं, एक क्वेश्चन एज्यूम कर रहा हूं, 11/33 kV। मैंने पूछा, यहां पे क्वेश्चन लिखा मैंने, फाइंड द टर्न रेशियो, फाइंड द टर्न रेशियो। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा फाइंड द टर्न रेशियो, तो फाइंड द टर्न रेशियो, तो यहां पे जो टर्न रेशियो निकालोगे आप N1/N2, नॉर्मल टर्न रेशियो का मतलब क्या होता है, N1/N2 ऑन पर फेज बेसिस, पर फेज बेसिस ध्यान रखिएगा। तो पर फेज बेसिस कहने का मतलब स्टार के केस में आप जानते होगे जो फेज वोल्टेज होता है लाइन बाई √3 होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा 11/√3, और नीचे आ जाएगा आपका लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज डेल्टा केस में सेम समान होते हैं 33 kV, तो 33 लिख दिया हमने लाइन ऑफ फेज वोल्टेज। यहां से आप कैंसिल आउट करोगे तो ये बन जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 1:3√3। बताइए ये सबको क्लियर समझ में आ रहा है? जो मैंने टर्न रेशियो लिखा है सबको क्लियर है तो बताएं, सभी लोग बताएं, बताएं सब लोग, ये क्लियर है? 1:3√3 मैंने कैसे लिखा है? हाँ ध्यान रखिएगा, हमेशा ऑन पर फेज बेसिस होगा, ठीक है। अब यहां जो ट्रांसफॉर्मर की बात की गई, 3 आपका सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, 1:10 है, टर्न रेशियो लिखा हुआ है। डेल्टा स्टार कनेक्शन है टू सप्लाई अ थ्री फेज लोड, द सप्लाई वोल्टेज मतलब ये वाला हो गया आपका डेल्टा साइड। कनेक्शन कैसा है? डेल्टा स्टार है,
डेल्टा स्टार है। द सप्लाई वोल्टेज 400 वोल्ट लाइन टू लाइन, ध्यान से देखिएगा, लाइन टू लाइन। बस डेल्टा केस में क्या होता है, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज समान होते हैं, है ना। अब इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे बेटा, है ना, ये सब लोग जानते होंगे। स्टार के केस में क्या होता है, फेज वोल्टेज इक्वल टू होता है VL बाई √3। टर्न रेशियो है जो पर फेज बेसिस पे दिया हुआ है। तो जो लाइन वोल्टेज है यही फेज वोल्टेज होगा, क्योंकि डेल्टा की बात कर रहा है, मतलब 400 वोल्ट ही होगा, 400 वोल्ट होगा। टर्न रेशियो दिया 1:10, 1:10। तो अगर 400 वोल्ट है, 400 वोल्ट है तो फेज वोल्टेज भी यही है, फेज वोल्टेज भी यही है। तो ये जो रेशियो है कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, इस रेशियो को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए, फेज वोल्टेज इन केस ऑफ डेल्टा अपॉन फेज वोल्टेज इन केस ऑफ स्टार, ये दिया हुआ 1/10 फेज बेसिस। अब एक साइड दिया हुआ है, डेल्टा वाला साइड कितना है 400 वोल्ट, तो स्टार वाला साइड कितना हो जाएगा, तो स्टार वाले साइड का फेज वोल्टेज हो जाएगा 10 × 400, दैट इज 4000 वोल्ट। इसको मैं इधर लिख दूं, थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इधर हौच पौच हो जाएगा, इस साइड लिख देता हूं। फेज वोल्टेज इन केस ऑफ डेल्टा अपॉन फेज वोल्टेज इन केस ऑफ स्टार, ये दिया हुआ आपका 1:10, 1/10। फेज वोल्टेज डेल्टा केस में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 400 वोल्ट, भैया लाइन ऑफ फेज सेम होता है, तो ये 400 बाई फेज वोल्टेज इन केस ऑफ स्टार इज इक्वल टू 1/10। तो यहां से आपका फेज वोल्टेज इन केस ऑफ स्टार निकल जाएगा 10 × 400, दैट इज 4000 वोल्ट। इसने पूछा कौन सा है, लाइन वोल्टेज ऑन द लोड साइड। कौन सा वोल्टेज पूछा है, हाँ सही है ऑप्शन आप लोग का, लाइन वोल्टेज ऑन द लोड साइड। तो लाइन वोल्टेज कितना हो जाएगा √3 टाइम्स फेज वोल्टेज, यानी 4000 ये वोल्ट हो जाएगा। तो 4000 × √3 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपका 3 फेज का हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा कि जब रेटिंग लिखी होती है जो भी नेम प्लेट पे, वो हमेशा लाइन वोल्टेज होता है, और टर्न रेशियो हमेशा पर फेज बेसिस पे डिफाइन होता है। टर्न रेशियो हमेशा पर फेज बेसिस पे, एक एक टर्न बांध रहे हो तो एक एक फेज वोल्टेज, ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसे जब भी पढ़ते हो नॉर्मल, जब वाइंडिंग बनाते हो स्टार या डेल्टा, वाइंडिंग के पास के वोल्टेज को या वाइंडिंग में जाने वाले करंट को फेज करंट या फेज वोल्टेज बोलते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, यानी टर्न्स रेशियो हमेशा ऑन पर फेज बेसिस। क्लियर है सबको, चलिए नेक्स्ट बनाइए, बताइए क्या होगा सभी लोग। बताए सभी लोग। 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, ईच ऑफ 100 kVA रेटिंग, आर कनेक्टेड इन डेल्टा, डेल्टा में कनेक्टेड है। इफ वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स इज टेकन आउट ऑफ सर्विस, द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम विल बी। एक ट्रांसफॉर्मर को सर्विस के लिए हमने ले लिया है ना, डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड है, 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है जिसको हमने मिला के डेल्टा बनाया है, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन बनाया है। ठीक है ठीक है। पहले एक बात समझिए, आपने ओपन डेल्टा कनेक्शन सुना होगा, सब लोगों ने सुना होगा। ओपन स्टार कनेक्शन किसी ने सुना है क्या, ओपन स्टार कनेक्शन नहीं सुना होगा, ओपन डेल्टा सुना होगा। ओपन डेल्टा में इसलिए कि ओपन डेल्टा से पहले अगर हम डेल्टा कनेक्शन की बात करें तो नॉर्मल आपका बैलेंस्ड कंडीशन की बात करें, बैलेंस्ड कंडीशन में क्या लिखोगे, तीनों वोल्टेज का समेशन कितना हो जाएगा 0। आपको पता होगा 3 फेज में 120 डिग्री का डिफरेंस होता है हर फेज के बीच में। 120 डिग्री का डिफरेंस कहने का मतलब तीनों का समेशन किसी भी इंस्टेंट पे करोगे तो 0 होगा, ये सब लोग जानते होंगे। तीनों का समेशन किसी भी इंस्टेंट पे 0 होता है। ओपन डेल्टा केस में अगर एक ट्रांसफॉर्मर सपोज दैट 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर लाके अगर आपने डेल्टा बनाया है, मान लो 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, वाइंडिंग से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ये आपके 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, कुछ इस तरह से सिनारियो है, ठीक है।
ये प्लस माइनस हो गया वीए या वीएवी बोल लो, ए बी सी, ये हो गया प्लस माइनस वीवीसी, ये हो गया प्लस माइनस वीसी। ठीक है, तो बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है? बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है? तो सर बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब है तीनों समेशन, तीनों वोल्टेज के समेशन किसी भी इंस्टेंट पे जीरो, तो ऐसे भी आप ये तीनों वोल्टेज जो लिखोगे यानी वीएवी, इसको मैं लिख दूं वी एंगल 0 डिग्री, ये हो जाएगा वी एंगल माइनस 120 डिग्री, ये हो जाएगा वी एंगल प्लस 120 डिग्री। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं, 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, सब लोग जानते होंगे। अब मैं वीएबी प्लस वीवीसी प्लस वीसीए करूं, ये बताइए जीरो आएगा कि नहीं आएगा? सब लोग एग्री करते हो? यस लिखो, एग्री करते हो तो यस लिखो। तीनों का समेशन जीरो होगा कि नहीं होगा? बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब यही, बताइए, एग्री करते हो सब लोग? ये बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब, ठीक है। तो यानी आपका है वी एंगल 0, वी एंगल माइनस 120 और वी एंगल प्लस 120, तीनों का समेशन कर दोगे जीरो आ जाएगा, आपका जीरो आ जाएगा। कुछ भी वोल्टेज लिख लो आप, 1 2 3 4 कुछ भी। अब एक बात बताओ, अगर इसमें से मान लो एक ट्रांसफॉर्मर आउट ऑफ फेज हो गया, मतलब एक ट्रांसफॉर्मर या तो आपने सर्विस मेंटेनेंस पर्पस से हटाया है या फिर एक ट्रांसफॉर्मर खराब हो गया, चलते चलते खराब हो गया। ये तीन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर बेटा, सिंगल फेज सिंगल फेज सिंगल फेज, तीनों को मिला के आपने डेल्टा डेल्टा बनाया, दोनों साइड प्राइमरी सेकेंडरी दोनों साइड है, मैं एक साइड का दिखा रहा हूं, ऐसा मत समझना कि एक ही साइड है, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों साइड डेल्टा ही बंधा हुआ है, डेल्टा डेल्टा बंधा हुआ है। ठीक है, इसमें से एक ट्रांसफॉर्मर अगर खराब हो गया, मान लो सपोज दैट ये बता रहा हूं, ये वाला मान लो खराब हो गया, ये खराब हो गया, जब ये ट्रांसफॉर्मर खराब हो गया, ये ट्रांसफॉर्मर जब खराब हो गया, यहां पास का वोल्टेज अभी भी Vx मान लेते हैं, अननोन है, ओपन सर्किट में वोल्टेज तो आएगा ना बेटा, Vx है। इसमें आप केवीएल, एक क्लोज लूप में केवीएल तो लगा सकते हो ना, यस या नो? एक क्लोज लूप में केवीएल लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? हाँ सर लगा सकते हैं। इस क्लोज लूप में जब केवीएल लगाओगे, तीनों का समेशन करोगे, तो Vx की वैल्यू फिर से, ये कैलकुलेटर पर रख के देख लेना घर में बैठ के, Vx की वैल्यू फिर से V एंगल माइनस 120 आई। केवीएल में, ये लूप में पूरा केवीएल आप अप्लाई करोगे तो समेशन जीरो होगा कि नहीं होगा? केवीएल तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना? हाँ सर। अब इसमें जब आप लगाओगे केवीएल, जब ये केवीएल अप्लाई कर दोगे इसमें, तो केवीएल अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? प्लस Vx प्लस Vca प्लस Vav इक्वल टू जीरो लिखोगे, यानी Vx इज इक्वल टू माइनस V एंगल 120 और माइनस V एंगल 0, यही करोगे। वहां से जब आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर में रख के आपका आ जाएगा V एंगल माइनस 120, V एंगल माइनस 120। मतलब सर हमें यहां से यह समझ में आया कि जब तीनों ट्रांसफॉर्मर वर्किंग थे, जब डेल्टा कनेक्टेड था, तब भी बैलेंस्ड कंडीशन था। एक ट्रांसफॉर्मर खराब हो गया, कोई भी एक ट्रांसफॉर्मर मान लेना, एक ट्रांसफॉर्मर जब खराब हो गया, दैट इज ओपन डेल्टा कनेक्शन या बोल सकते हो वीवी कनेक्शन, तो वीवी कनेक्शन के समय भी ये बैलेंस्ड कंडीशन में ही ऑपरेट करेगा। ये बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया? स्टार में ऐसा नहीं होता। स्टार में अगर एक फेज खराब हो गया, उसका जो न्यूट्रल है वो फ्लोट या ऑसिलेट करने लगता है, बैलेंस्ड कंडीशन नहीं रह जाता। बस सिर्फ डेल्टा में ही पॉसिबल है, डेल्टा में पॉसिबल है कि अगर एक ये खराब हो गया फिर भी बैलेंस्ड कंडीशन है। बताइए कितने लोग को ये समझ में आ गया? सब लोग जल्दी बताएं, सब लोग क्लियर है सबको? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ओपन डेल्टा ही क्यों, ओपन स्टार इसलिए नहीं क्योंकि ओपन स्टार में अगर एक फेज खराब होता है तो उसका न्यूट्रल पॉइंट जहां बैलेंस जगह पे होता है, जीरो वोल्टेज होता है, वो ऑसिलेट करने लगेगा। ठीक है, अब स्टार का पूरा इलेबोरेट करके नहीं बता रहा हूं, छोटी छोटी बातें जो आपको जाननी चाहिए। तो यहां पे आई होप आपको सबको पता होगा कि ओपन डेल्टा में, यानी वीवी कनेक्शन बोल सकते हो, वीवी कनेक्शन बोला जाता है, और जब डेल्टा डेल्टा था, डेल्टा डेल्टा, तो 1/√3 टाइम्स ही होता है। डेल्टा डेल्टा से जितना पावर वो भेज रहा था
और एक ट्रांसफॉर्मर खराब होने के बाद जो पावर भेज सकता है वो उसका 1/√3 टाइम्स ही होता है, दैट इज 57.7%, 0.577 बोल सकते हो, 0.577, या बोल सकते हो इसको 57.7%। ये सब लोग जानते होंगे, जिस हिसाब से आपने टिक कर दिया होगा सब लोगों ने। अब 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है भैया, ईच ऑफ, एक की कैपेसिटी 100 है, 100 तो V इंटू आई 100 है, 3 फेज है तो 3 इंटू V इंटू आई। V इंटू आई एक की कैपेसिटी है सिंगल फेज की, 3 लगाओगे दैट इज 3 इंटू V इंटू आई। 3 फेज का पावर क्या होता है, 3 टाइम्स होता है कि नहीं होता है, आंसर होता है, तो 3 टाइम्स हो गया। तो 100 है, तो डेल्टा डेल्टा की अगर हम बात करें, डेल्टा डेल्टा की, तो यहां पे डेल्टा डेल्टा का पावर कितना हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा केस में अगर हम पावर देखें तो 3 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 300 kVA। तो वीवी कनेक्शन की अगर हम बात करें यहां से, तो वीवी कनेक्शन हो जाएगा 1/√3 टाइम्स इंटू 300। अब 300/√3 निकाल लीजिए, यहां से निकाल के देखिए कितना रहा, बताइए जरा कौन सा ऑप्शन होगा, सभी लोग बताएं, सभी लोग बताएं। यहां पे आपको कैलकुलेशन करने में अगर एग्जाम में दिक्कत हो तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि √3 की वैल्यू आप लोग जानते होंगे, तो √3 से आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होता है तो यहाँ पे √3 कर ले और यहाँ पे भी √3 कर ले, तो ये 3 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, नहीं 100√3 हो जाएगा, 100√3 ये 1.73 आप जानते हो, तो 173.2 हो जाएगा। बताइए कैलकुलेशन का तरीका समझ में आया, कैलकुलेशन का तरीका समझ में आया। अगर दिक्कत होती है कैलकुलेशन में तो आप इस तरह से कुछ कर सकते हो। क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बताइए, पढ़िए और बनाइए जरा, बताइए क्या आएगा। बताइए सभी लोग। क्वेश्चन को पढ़े। और कोई, और कोई, देखो 15 MVA ट्रांसफॉर्मर लिखा हुआ है, 15 MVA का है, 33/11 kVA, हाई वोल्टेज साइड 33 kVA, लो वोल्टेज साइड 11 kVA, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है, हैविंग एन इंपेडेंस ऑफ 16 ओम, 16 ओम है। कौन सा साइड है, ये देखिए हाई टेंशन साइड, मतलब इस साइड है, इस साइड इसकी वैल्यू है 16 ओम, ठीक है। इस सप्लाइड फ्रॉम ए जनरेटर रेटेड, जनरेटर की रेटिंग दी हो 30 MVA 11 kVA, द पर यूनिट इंपेडेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर कैलकुलेटेड ऑन इट्स ऑन बेस, खुद के बेस पे, एंड ऑन द जनरेटर बेस, जनरेटर का बेस कौन सा हो जाएगा 30 MVA और 11 kV। मेरे ख्याल से बेस आप लोग जानते हो कि पर यूनिट में चेंज करने के लिए बेस की रिक्वायरमेंट होती है, और इस बेस की वैल्यू होती है वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन वोल्ट एम्पियर, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो जो नॉर्मल पावर सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सारे रेटिंग कायम होते हैं एमवीए में होते हैं और केवी में होती है वोल्टेज की रेटिंग, कुछ इस तरह से 10 का पावर 6 यहाँ भी होगी, 10 का पावर 6 यहाँ भी होगी। तो ये जेड बेस है, तो यहां पे हमें निकालना है पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू, तो पर यूनिट वैल्यू क्या होती है, तो पर यूनिट वैल्यू होती है एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, बेस वैल्यू, जिस यूनिट में एक्चुअल वैल्यू है उसी यूनिट का बेस वैल्यू होना चाहिए, जिस यूनिट में एक्चुअल वैल्यू है उसी यूनिट का बेस वैल्यू होना चाहिए। ओम में है तो ये भी ओम में होगा, ये वोल्ट है तो ये वोल्ट होगा, ये एम्पियर है तो एम्पियर होगा, बातें समझ में आ रही है। तो ये एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ 16 ओम, 16 ओम। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन ट्रांसफॉर्मर बेस, ठीक है, ऑन ट्रांसफॉर्मर बेस, ऑन ट्रांसफॉर्मर बेस, तो ट्रांसफॉर्मर का बेस कितना हो जाएगा बता दीजिए, बेस कितना हो जाएगा, तो वोल्टेज का बेस, या मैं बेस ही लिख दूं पूरा कंप्लीट, तो जेड बेस में लिखूं
तो ये हो जाएगा ट्रांसफार्मर का हाई टेंशन साइड था, तो हाई टेंशन साइड वोल्टेज कितना है रेटिंग पे 33 का स्क्वायर अपॉन केवी कितना हो जाएगा 15 एमवी 15 एमवी। ये हो गया ट्रांसफार्मर बेस। तो अगर मैं पर यूनिट में लिखूं ट्रांसफार्मर के बेस पे पर यूनिट वैल्यू कितनी हो जाएगी आई एम सॉरी एक्चुअल अपॉन बेस वैल्यू कितना है 33 स्क्वायर अपॉन 15 हो गया। ठीक है, अब आ जाओ आप ऑन जनरेटर बेस। बताइए जरा जनरेटर बेस पे क्या होगा। जेड बेस इज इक्वल टू लिखोगे जनरेटर का बेस कितना हो गया भैया 11 केवी और 30 एमवीए, तो 11 का स्क्वायर अपॉन 30। तो यहाँ पे पर यूनिट वैल्यू क्या लिखोगे, एक्चुअल वैल्यू तो सेम ही है, सिर्फ बेस भी लेके आप कर सकते थे आराम से कैलकुलेशन, बट मैं यहाँ समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूँ कंप्लीट, तो जरूरत नहीं है। ये हो गया ऑन ट्रांसफॉर्मर, ये हो गया ऑन जनरेटर बेस। ठीक है, बेस लिखा है मैंने, है ना, ध्यान रखिएगा बेस से एक तरह से ऐसा मत समझ लीजिएगा ट्रांसफॉर्मर का निकाला इंपेडेंस ये जनरेटर का निकाला, वैसा नहीं है, उसके बेस पे किया है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा बेटा, ये ट्रांसफॉर्मर के बेस पे है, ये जनरेटर के बेस पे, इसलिए टी और जी लगा दिया है। ये मत सोचिएगा ट्रांसफॉर्मर का इंपेडेंस हो गया जनरेटर का इंपेडेंस हो गया, गलत हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मर का ये एक्चुअल वैल्यू है ना। तो यहाँ पे अगर आप रेशियो लोगे पर इंपेडेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर अपॉन पर इंपेडेंस ऑफ जनरेटर, ये वैल्यू आप निकाल लो, बताओ जरा कितना आ रहा, रेशियो बता दो कितना आ रहा है। 16 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर केस में है 15/33 का स्क्वायर, जेड केस में आ जाएगा और नीचे हो गया 16 कैंसिल आउट हो गया 11 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 30, 11 का स्क्वायर और ये हो गया 30, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, यानी 1:18 हो जाएगा। देखिए सबका आ रहा है क्या 1:18 सबका आ रहा, जिसका भी आ रहा सही है, बिल्कुल सही जवाब है 1:18, 1:18। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट सवाल को पढ़े। यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स जा रहे हैं आप लोग देख रहे हो, यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स जा रहे हैं वो देख रहे हो आप लोग। छोटे छोटे नॉलेज के अभी ट्रांसफॉर्मर का डालने वाला हूँ, ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड कुछ चीजें डालूंगा, नेम प्लेट से रिलेटेड उसके, है ना, अर्थिंग से रिलेटेड, ब्रीदर से रिलेटेड जो सिलिका जेल होता है, वो सब चीजें देखोगे थोड़ा सा। और शॉर्ट्स क्या होते हैं 60 सेकेंड से अंदर का वीडियो होता है, 40 सेकेंड 50 सेकेंड, है ना, उसमें अगर आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो आई होप आपके लिए अच्छा रहता है ना, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। 2 3-phase transformer connected to the same supply of a balanced 3-phase voltage on the primary side. The first transformer is connected in YD1, on the second in DY1. The phase difference between, तो ये नॉर्मल आपका फेज डिफरेंस पूछ रहा है। आपने ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक फेजर ग्रुप कभी देखा होगा, ज्यादातर ऐसे सवाल से पूछे नहीं जाते हैं। 4 फेजर ग्रुप होते हैं, एक है ग्रुप 1 तो 0 डिग्री, इसके अंदर कनेक्शन स्टार स्टार 0। ये भी दिखाऊंगा मैं जब नेम प्लेट की, जब मैं बनाऊंगा एक शॉर्ट, उस शॉर्ट में आपको ये चीज दिखाऊंगा मैं कैसे मेंशन किया हो रहता है ना, स्टार स्टार 0, DD 0 मतलब डेल्टा डेल्टा 0, ग्रुप 2 दैट इज 180 डिग्री, YY 6, DD 6, ग्रुप 3 30 डिग्री लैग, YD 1, DY 1, ग्रुप 4 30 डिग्री लीड, YD
YD11 DY11 है ना। YD11 या 1 का मतलब क्या है, जो बड़े लेटर से लिखा हुआ जो साइड वो है हाई वोल्टेज साइड, जो छोटे लेटर से लिखा हुआ लो वोल्टेज साइड, और ये है आपका फेस ऑफ क्लॉक। फेस ऑफ क्लॉक मतलब क्या है, ये आपका 12 ओ क्लॉक है। लो वोल्टेज हाई वोल्टेज साइड हमेशा 12 ओ क्लॉक पे, लो वोल्टेज साइड कहां पे ये बताएगा, फेस ऑफ क्लॉक 1 पे है, ये 1, ये आपका लो वोल्टेज है, ये आपका हाई वोल्टेज। बड़े लेटर से लिखा हुआ हाई वोल्टेज है, मतलब हाई वोल्टेज कैसा कनेक्शन है, स्टार। लो वोल्टेज कैसा कनेक्शन है, डेल्टा। तो लेटर से आप पहचान सकते हो कौन सा कनेक्शन है, ठीक है, कौन सा साइड कौन सा कनेक्शन है। तो हाई वोल्टेज स्टार, लो वोल्टेज डेल्टा, और ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस बताएगा। तो फेज डिफरेंस यहां से 12 और 1 के बीच में कितना, 30 डिग्री, यानी लो वोल्टेज साइड हाई वोल्टेज साइड से 30 डिग्री पीछे है, दिख रहा। 11 है, 11 का मतलब कहां पे होगा, हाँ यहां पे होगा। तो 11 पे करोगे तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा, आगे, 30 डिग्री आगे। स्टार स्टार जीरो, डेल्टा डेल्टा जीरो, यानी दोनों 12 ओ क्लॉक पे ही है। स्टार स्टार 6, DD 6 कहने का मतलब 6 पे, 6 पे लाओ, 6 पे लाओगे कितना एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री। इसलिए यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है, 180। ये फेजर ग्रुप इसलिए बनाए गए हैं कि एक फेजर ग्रुप का अगर आपने ट्रांसफॉर्म उठाया है, उसके साथ पैरेलल में उसी फेजर ग्रुप का ट्रांसफॉर्म ऑपरेट करेगा। एक फेज ग्रुप का, एक फेज किसी भी फेजर ग्रुप का मान लीजिए आपने उठाया ट्रांसफॉर्मर, जैसे YY6 उठा लिया, तो इसके साथ YY0 ऑपरेट नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। या आपने YD1 उठा लिया है, YD1 उठा लिया, जिसके साथ YD11 नहीं ले सकते। एक फेजर ग्रुप इसका उठाया तो इसी फेजर ग्रुप का ट्रांसफॉर्म उठाकर पैरेलल ऑपरेट करेगा। लेकिन ध्यान सुनिएगा ध्यान से कि ये दोनों फेजर ग्रुप सेम ही है। अगर यहाँ पे आप फेज सीक्वेंस चेंज कर दोगे, जैसे YD1 है, अगर फेज सीक्वेंस चेंज कर दोगे तो YD11 बन जाएगा। इन दोनों को साथ में ऑपरेट कराना है तो पॉसिबल है, वो ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना होगा। मतलब YD1 और YD11 को अगर आपको एक साथ ऑपरेट कराना है, तो मैंने क्या बताया, YD11 जो बना हुआ है उसका फेज सीक्वेंस जैसे इंटरचेंज करोगे YD1 बन जाएगा, सेम फेजर ग्रुप में आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है। बट आपका YY6 YD11 कभी ऑपरेट नहीं करेगा, DD6 YD111 1 ऑपरेट नहीं करेगा। ये फेजर ग्रुप आपस में ऑपरेट साथ में नहीं करेंगे। एक फेजर ग्रुप का ट्रांसफॉर्म अगर आपने उठाया तो उसके साथ पैरेलल में उसी फेजर ग्रुप का ट्रांसफॉर्म ऑपरेट होगा। ये एक्चुअल में होना यही चाहिए। बट आपके एग्जाम में जो सवाल आता है, सवाल ये आता है कि YD1 के साथ पैरेलल में कौन ऑपरेट कर सकता है। 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में होगा एक YY0, YY6, एक होगा YD11, एक होगा कुछ और ऑप्शन, मान लो सपोज दैट। आपको ये समझ में आएगा भैया DY1 तो दिया ही नहीं है, या YD1 ही लिख देता तो टिक कर देते उसी फेजर ग्रुप का। वहां पे आप YD11 के साथ चले जाइएगा, YD11 के साथ चले। अगर उसमें ऑप्शन में DY1 है और YD11 है तो आप DY1 के साथ जाओ। बातें समझ में आ रही है। अगर उसी फेजर ग्रुप का, इसी फेजर ग्रुप का अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिखे, तब आप इस वाले फेजर ग्रुप से उसको ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वाले फेजर ग्रुप में अगर फेज सीक्वेंस इंटरचेंज कर दोगे तो सेम ये फेजर ग्रुप बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे सवाल आपके बहुत सारे पूछे गए हैं AJE के पेपर में। AJE के पेपर में क्या मोर उसी में होगा, क्या लिखे हो, ये बातें मेरी समझ में आ रही है, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में लिखा हो कि YD1 के साथ पैरेलल में कौन सा कनेक्शन ऑपरेट कर सकता है, एक ऑप्शन यहां से, एक ऑप्शन यहां से, एक ऑप्शन यहां से, एक और कुछ ऑप्शन है, मान लो यही से ऑप्शन है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो गए, भैया इसमें तो सब अलग अलग फेजर ग्रुप के हैं। आप इस वाले फेजर ग्रुप के साथ चले जाओ, ये दोनों फेजर ग्रुप पैरेलल में ऑपरेट हो सकते हैं, सिर्फ फेज सीक्वेंस चेंज करना होता है बस, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बताइए बातें क्लियर है सबको, बातें क्लियर है सबको, बातें क्लियर है, ठीक है। तो कभी कभी ऑप्शन के साथ भी जाना होता है। ये के पेपर में ऐसा नहीं है कि बहुत तुर्रम खा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि बच्चे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑब्वियस बात है, कंफ्यूजन होगी यार कि ये बनाया हुआ फेजर ग्रुप है सर, कि एक फेजर ग्रुप के साथ एक ही फेजर ग्रुप वाला ऑपरेट कर सकता है, और क्वेश्चन पूछ दिया कुछ और। तो इसलिए सब चीजों को समझते चलिए कि अगर क्वेश्चन इस हिसाब से अगर पूछा गया तो क्वेश्चन के साथ जाइए, अपना नॉलेज मत टेस्ट कीजिए वहां के, भैया मेरे पास तो नॉलेज ऐसा है कि भैया एक फेजर ग्रुप के साथ एक ही ऑपरेट होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा,
फेज सीक्वेंस इंटरचेंज करोगे सेम बन जाएगा। तो यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे दिया हुआ YD1 और एक DY11। अब बताइए जरा YD1 मतलब ये मैं ले लू 0 पे, मतलब 12 o'clock पे। YD1 का मतलब कहां पे, यहाँ पे 1 पे, और DY11 का मतलब यहाँ पे 11 पे। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा सेकेंडरी वाले में, बता दीजिए। ये 30 डिग्री इधर, ये 30 डिग्री इधर, कितना एंगल हो गया बेटा? ठीक है, देखो क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं हर चीज टच करते चल रहा हूँ, है ना। आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा। अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हो, है ना, ऐसे नहीं कि मैं क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ भगा रहा हूँ ऐसे कि भैया ABCD टिक कीजिए। मैं पार्टिकुलर टाइम इसलिए दे रहा हूँ, चीजों को बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट को समझो, है ना। मेरे ये नहीं है कि आप आए और यहाँ पे मैं ABCD ऑप्शन टिक करके दिखा दूँ, तो वो तो आप घर पे भी टिक कर सकते हो, कोई भी एक बुकलेट लेके, कोई भी बुकलेट खरीद लोगे, ABCD घर पे आराम से टिक कर सकते हो। यहाँ पे आए हो तो मैं ये चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखो, पावर सिस्टम मशीन फील होना चाहिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए। छोटा सा न्यूमेरिकल है, अलग अलग तरीके से, बहुत तरीके से बना सकते हो, जो भी आपको तरीका पसंद पड़े बना के बताइए क्या आएगा। इंटरेस्ट आ रहा है ना मशीन में सबको, ये बताइए। इसके जस्ट बाद में पावर सिस्टम स्टार्ट करूंगा, बट उसमें टाइम है बीच में थोड़ा सा, मेरे को कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना है, इसलिए मैंने उस चीज को होल्ड करके रखा है। थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, क्योंकि अब जो हम लोग मेंबर है साथ वाले, बस वही लोग अभी संभाल रहे हैं, तो बहुत सारा टास्क हो जाता है। थोड़ा सा भी बिजी चल रहा है, कुछ दिन के बाद नॉर्मल हो जाएगा, लगभग 10 दिन लगेंगे उसमें, 10-12 दिन के बाद चीजें थोड़ी सी स्मूथ चलने लगेंगी। बताइए जरा। In a 100 kVA 50 Hz single phase transformer with 200 turns on the high voltage side, 2000 sorry, gives 220 volt, 91 ampere, 5 kilowatt on the low voltage side. The core loss component of the current is approximately. जो OC टेस्ट करते हो, ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट कौन सा साइड किया जाता है, कौन से साइड कर सकते हो ओपन सर्किट टेस्ट? तो देखो ओपन सर्किट टेस्ट में रटा रटाया आंसर मत बोलना कि भैया सर लो वोल्टेज साइड, अरे कर कोई भी साइड भी कर सकते हो, लो वोल्टेज भी और हाई वोल्टेज साइड, दोनों में से कोई भी साइड कर सकते हो। आपके पेपर में जब लिखा होगा कि हाई वोल्टेज साइड उन्होंने ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट किया, तो आप क्या कहोगे, इसने गलती किया था, मैं इस आंसर नहीं दूंगा, ऐसा ये मत करिएगा, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए हुए आपके पेपर में। नॉर्मल आप बुक भी उल्टोगे बहुत सारे, उसमें हाई वोल्टेज साइड कंडक्ट किया हो रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसने जब लिखा है तो हाई वोल्टेज साइड कंडक्ट किया, क्या दिक्कत है? लिखने में क्या जा रहा है थ्योरी, प्रैक्टिकली हम कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं, प्रैक्टिकली हमें क्या सस्ता पड़ रहा है, कॉस्ट देखते हैं, कॉस्ट किधर सस्ता पड़ता है, कन्वीनियंस किधर है, लो वोल्टेज साइड, तो लो वोल्टेज साइड कर लेते हैं। लेकिन जब हम थ्योरी बना रहे हैं, क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो ऑब्वियस हम लिख देंगे कि हाई वोल्टेज साइड में ओपन सर्किट टेस्ट को कंडक्ट किया। अब जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगे हैं वो मना कर देंगे, भैया हम रीडिंग नहीं देंगे, मेरे को गलत जगह कनेक्ट कर दियो, ऐसा तो नहीं होगा ना। ओपन सर्किट टेस्ट जनरली लो वोल्टेज साइड, बट कर किसी साइड भी कर सकते हो। अब यहाँ पे 3 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा के रखते हैं अपन, कौन कौन से, ओपन सर्किट टेस्ट हो या शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो, वोल्ट मीटर, आमीटर एंड वाट मीटर। वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा भैया, ये रेटेड वोल्टेज जो भी आप देते हो, फिर ये नो लोड करंट, कुछ ज्यादा ही वैल्यू है यहाँ पे तो, और ये वाट मीटर कोर लॉस, ये कोर लॉस, ये नो लोड करंट, ये रेटेड वोल्टेज जो भी वोल्टेज आपका, ठीक है। सर्किट कैसा बनता है, तो सर शंट ब्रांच बनता है सर, ये तो हमें पता है इतना तो, कि ओपन सर्किट टेस्ट के समय सर्किट रिड्यूस होकर कुछ ऐसा शंट ब्रांच बनता है। जिनको नहीं पता होगा कैसे बनता है, तो यूट्यूब पे जो है उसमें पुराने लेक्चर्स बहुत पुराने डले होंगे, 4 साल 5 साल पुराने, कब तक है बेटा तुम्हारा महाट्रांसफो का, ये बताओ मेरे को, डेट बताओ एक्चुअली में कब है, डेट बताओ, तो मैं सारे सब्जेक्ट बता दूं तुमको। ये आरसी है, ये जेएक्सएम है। अगर ये नहीं जानते हो कि भैया ये सर्किट कैसे रिड्यूस होकर इतना बन जाता है इक्विवेलेंट सर्किट, है ना,
23 मार्च को है ना? हाँ, तो 23 मार्च को तो आपका कोर्स सब्जेक्ट में सारा निपटा दूंगा 23 मार्च तक, है ना? 250 क्वेश्चन यार, ज्यादा टाइम नहीं लगना है। बट अभी क्या, मैं लिटरली बता रहा हूँ ना, मैं खुद टाइम देके मैं पीछे क्यों हो जा रहा हूँ ना, क्योंकि हाँ, मैं तीनों करा दूंगा, तीनों करा दूंगा बेटा। मशीन पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स करा दूंगा, कंट्रोल सिस्टम भी करा दूंगा इवन, है ना? मेजरमेंट भी देख लेंगे, ठीक है? अभी थोड़ा सा हो जा रहा है, थोड़ा सा टाइम का मेरा दिक्कत चल रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, बट ठीक है, अभी जो चल रहा है उसको देखो। यहाँ पे फोकस करो। यहाँ पे आपने वी अप्लाई किया कुछ इस तरह से, इसमें जो करंट जाता है आईसी, जिनको नहीं समझ में आता है कैसे सर्किट यूज होता है, दिया हुआ है, लेक्चर है यूट्यूब पे। तो देखिए इस तरह से कुछ है, ये आपका नो लोड करंट है, नो लोड करंट। इसने पूछा था कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ द करंट, मतलब इस करंट का, नो लोड करंट का कोर लॉस कंपोनेंट, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। कैसे निकाल सकते हो? और बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, कैसे निकालोगे? तो पहला तरीका ये है, पहला तरीका ये है कि जो पावर लॉस है, पावर लॉस है, ये जो पी, भैया इसमें तो कोई पावर लॉस होगा नहीं, इसी में होगा, तो इसको आप डायरेक्ट वी इंटू आई नोट कॉस फाई नोट, ध्यान समझिएगा कैसे लिख रहा हूं मैं, यानी ये फेजर है, ये फ्लक्स होता है, यहां पे आपका एक कंपोनेंट होता है आईसी वोल्टेज के फेज में, और ये है आपका मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लक्स के फेज में। इन दोनों का समेशन होता है नो लोड करंट आई नॉट, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, दैट इज फाई नॉट, है ना? अब ये जो भी आप जब ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हो, मतलब आपने एक साइड ओपन रखा है, सेकेंडरी साइड जो भी है एक साइड ओपन रखा है, जिस साइड आपने सप्लाई दिया मान लो प्राइमरी, तो उधर साइड एक साइड ओपन रखा, मतलब आप कोई भी लोड नहीं लगाया, कोई भी आउटपुट कलेक्ट नहीं कर रहे हो। जब कोई भी आउटपुट कलेक्ट नहीं कर रहे हो, तो जो भी इंटायर इनपुट आप दे रहे हो, जो भी इंटायर इनपुट जा रहा, सारे के सारे काहे में कंट्रीब्यूशन होगा? लॉसेस में। इंटायर इनपुट, पूरा का पूरा इनपुट काहे में जा रहा होगा? लॉसेस में। भैया कोई आउटपुट कलेक्ट कर ही नहीं रहे हो, तो सारे के सारे काहे में जाएंगे? लॉसेस में। कौन सा लॉस? तो भैया ये लॉस, ये पूरा वाट मीटर तो लॉस ही मेजर कर रहा है ना, जो भी वाट मीटर मेजर करा सब लॉस ही है, आउटपुट तो कलेक्शन है नहीं। ये पीसी वी इंटू आई नोट इंटू कॉस फाई नोट, पावर तो ये लिखते हो। इस आई नोट इंटू कॉस फाई नोट को, आई नोट कॉस फाई नोट, आई नोट को इधर रिजॉल्व करोगे तो आईसी बनेगा कि नहीं बनेगा? आईसी लिख सकते हो कि नहीं? हाँ सर, वी इंटू आईसी लिख सकते हैं। अब आईसी निकाल लो, तो आईसी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहां से? पी वाई वी सी। ये सबसे आसान हो गया, 5 किलोवाट मतलब 5 इंटू 10 टू पावर 3, वोल्टेज कितना है? 220। इसको कैलकुलेट करे, बताए कितना रहा? इसको कैलकुलेट करे, मेरे ख्याल से 22.7 एम्पियर आना चाहिए। देख लो एक बार, सब लोग देख लो एक बार कैलकुलेट करके, बताइए। बातें क्लियर है कैसे निकालना है? मेथड बहुत सारे हैं, बट सबसे आसान यहाँ पे यही है, सबसे आसान तरीका यही है, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? आगे चले, बताए सभी लोग, सबको क्लियर है? आगे चलें। हाँ, सबको क्लियर है? चलिए, बताइए। वोल्टेज रेगुलेशन का एक सवाल मैंने कराया था, वोल्टेज रेगुलेशन का मैंने एक सवाल कराया था, ये उसके कंपैरिजन में बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अच्छा, एक क्वेश्चन दिया भी था मैंने, आप लोगों ने ट्राई किया क्या? चलिए एक आध दो दिन और ट्राई कीजिए, क्वेश्चन मैंने लिखा था वहां पे, बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ये तो आसान सा सवाल है, इसको तो डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो, ये मैंने बताया भी आपको। ये देखिए यहाँ पे, ये वोल्टेज रेगुलेशन, ये ग्राफ पहले ही प्लॉट कर चुके हैं। इधर मैंने बताया था लैगिंग पावर फैक्टर, इधर आपका लीडिंग पावर फैक्टर, और ये आपका यूनिटी पावर फैक्टर। ये जीरो पावर फैक्टर मान लो, यहाँ पे जेडपीएफ लैग है और ये जेडपीएफ लीड है। जीरो पावर फैक्टर मतलब 90 डिग्री
तो यहाँ के आसपास लगभग मैक्सिमम रेगुलेशन होता है, उसके बाद ये क्या होता है, रिड्यूस होता जाता है और सबसे नेगेटिव यहीं पे होता है, लीडिंग पे ही। देखो सबसे मैक्सिमम लीड कितना हो सकता है, ये देखो पॉजिटिव है वोल्टेज रेगुलेशन, पॉजिटिव के बाद धीरे धीरे रिड्यूस होकर कहां पे गया, जीरो पे, जीरो पे, जीरो के बाद ये नेगेटिव होता चला जाएगा, नेगेटिव मतलब कम होता गया, कम होता, सबसे मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू बताएं जरा, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू जरा लिखे चैट बॉक्स के अंदर, क्या होगा, एनीवन, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू क्या होगी, कोई भी, जल्दी बताएं, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू क्या होगी, एक्स साइन फाई, नहीं 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 नहीं, देखिए वोल्टेज रेगुलेशन की ये वैल्यू तो सब लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से, खासकर जो लोग मेरे से पढ़े होंगे, कॉस थीटा इक्विवेलेंट लिख देता हूं मैं -5, जेड पर यूनिट कॉस, जैसे आर पर यूनिट कॉस फाइव प्लस माइनस एक्स पर साइन फाइव लिखते हो ना, वहीं से आता है, कॉस ए माइनस बी पे लिख दिया हमने, कॉस ए माइनस बी को तोड़ोगे तो वही आ जाएगा आपका आर पर यूनिट कॉस फाइव और एक्स पर यूनिट साइन फाइव, वही आ जाएगा, ठीक है। तो जेड पर यूनिट कॉस थीटा -5, अब मैं बोल रहा हूं मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन, तो मुझे पता है कि वोल्टेज रेगुलेशन कम किस पे होता जाता है, लीडिंग पावर फैक्टर पे, तो लीडिंग मैक्सिमम लीड कितना हो सकता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, और इसमें कंडीशन क्या है, फाइव इज पॉजिटिव फॉर लैगिंग पावर फैक्टर एंड फाइव इज नेगेटिव फॉर लीडिंग पावर फैक्टर। जैसे आप वोल्टेज रेगुलेशन लिखते हो, आर पर यूनिट कॉस फाइव, एक्स पर यूनिट साइन फाइव, ऐसा लिखते हो, बोलते हो सर ये माइनस है लीडिंग के लिए, क्यों, फाइव इज पॉजिटिव फॉर लैगिंग, तो फाइव पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, चलो ठीक है, फाइव इज नेगेटिव फॉर लीडिंग, तो नेगेटिव डालोगे तो कॉस नेगेटिव में भी पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन नेगेटिव में नेगेटिव हो जाता है, इसलिए नेगेटिव साइन आता है, यानी यहां पे क्या है एक्चुअल में, फाइव इज पॉजिटिव फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, सॉरी लैगिंग, आई एम सॉरी, फाइव इज पॉजिटिव फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, मतलब लीडिंग के लिए क्या होगा, नेगेटिव, लीडिंग के लिए क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव डाल दो, यानी फाइव की वैल्यू मैक्सिमम लीड कितना कर सकता है, सबसे मिनिमम रेगुलेशन की बात कर रहा है, तो लीडिंग पे होगा, और मैक्सिमम लीड कितना हो सकता है वोल्टेज से करंट, वोल्टेज से करंट मैक्सिमम लीड कितना कर सकता है, 90 डिग्री, यानी -90 लिखो, सर -90 क्यों लिख दिया, क्योंकि हम लीडिंग की बात कर रहे हैं बेटा, लैगिंग होता तो +90 लिखते, इसको यहाँ पे पुट करोगे बेटा तो हो जाएगा जेड पर यूनिट कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा, ये कॉस 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो जाता है, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा होगा, यानी माइनस लग जाएगा, तो माइनस जेड पर यूनिट साइन थीटा, और जेड इंटू साइन थीटा, मतलब अगर मैं ये इंपिडेंस एंगल की बात करूं, ये थीटा है, ये आपका आर पर यूनिट हो गया, एक्स पर यूनिट हो गया, ये जेड पर यूनिट हो गया, थीटा इक्विवेलेंट कर दो, अब जरा देख के बताओ, जेड पर यूनिट साइन थीटा, साइन थीटा क्या लिखोगे यहां से, तो साइन थीटा लिख देंगे, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है, जेड पर यूनिट, अब बताइए जेड पर यूनिट साइन थीटा एक्स पर यूनिट लिखोगे कि नहीं, एक्स पर यूनिट, तो मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू अब से याद रखोगे क्या, माइनस ऑफ एक्स पर यूनिट, याद रखोगे सब लोग, माइनस ऑफ एक्स पर यूनिट, कर लोगे टिक, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू कितनी, माइनस ऑफ एक्स पर यूनिट, माइनस ऑफ एक्स पर यूनिट, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें पूछा क्या मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर्स इन द ट्रांसफार्मर, तो लीडिंग में, और क्या वैल्यू होगी, वो वैल्यू मैंने निकाल के आपको दिखा दी, चीजें क्लियरली समझ में आ रही है, कोई ऐसे तो नहीं है कि जल्दी में जैसे जल्दी जल्दी पूरे 250 क्वेश्चन करा दीजिए एक दिन में, भैया मैं फिर आगे कुछ और देखूं, कोई ऐसा तो नहीं है ना, स्पीड ठीक है ना, सभी लोग बताएं जितने लोग हो लाइक,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। यार जो मैं पूछता हूँ ना तुम लोग से, मैं जब पूछता हूँ कि स्पीड कैसी है, किस तरह से क्वेश्चन कराने चाहिए, तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम कुछ बताओगे मुझे और मैं वो फॉलो करूंगा, फिर स्पीड वो कर दूंगा, मतलब फास्ट कर दूंगा, जल्दी से क्वेश्चंस निकालने शुरू कर दूंगा, है ना। अलग अलग तरह के मेंटेलिटी के बच्चे होते हैं बेटा, है ना। किसी को थोड़ा सा धीरे समझ में आता है, किसी को तो स्पीड जेन्युइन है, बस बस पूछता हूँ बस। और पूछने के बाद अपना आप लोग वो लिखने पड़ते हो, एक मत लिखते हो चीजों का, जैसे कि अब एक लिख रहा है उसमें कि सर न्यूमेरिकल ज्यादा लीजिएगा। तो बेटा आप देखो, या तो क्वेश्चन तुम ही भेज दो, तुम्हारे क्वेश्चंस मैं करा दूं, या तो मैं जो करा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं लगा आपको, ऐसा कुछ, दो ही चीज हो सकता है ना। चलो, when two transformer of different kVA rating are connected in parallel, they share the load in proportion to their respective kVA rating only when their, एक अगर मैं थियोरेटिकल क्वेश्चन भी ले रहा हूँ, ऐसे एजे में आप देखोगे ज्यादातर क्वेश्चन से आता, न्यूमेरिकल भी रखे हैं मैंने, न्यूमेरिकल भी कराया हूँ बीच में, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ही कराया हूँ। और अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे ना बेटा, तो न्यूमेरिकल से सिर्फ गेट ही निकलता है, और वो भी न्यूमेरिकल के लिए अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो न्यूमेरिकल भी आपके छोटे मोटे आराम से बन जाएंगे यार। When two transform different kVA ratings are connected in parallel, they share the load in proportion to their respective kVA rating only when their, क्या होगा, per impedances are equal, सब लोगों ने टिक किया है, पर यूनिट इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, पर यूनिट इम्पीडेंस इक्वल होना चाहिए। अब यहां ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, इसमें बातें को ध्यान से सुनना। जैसे दो ट्रांसफॉर्मर है हमारे पास, सपोज दैट दो ट्रांसफॉर्मर है, ध्यान से देखिए, दो ट्रांसफॉर्मर है हमारे पास, एक लोड से कनेक्टेड है, पैरेलल में है, लोड से कनेक्टेड है, पैरेलल में आपको दिख रहा है, ये लोड है, ये S1 है 20 kVA, S2 है 10 kVA, 10 kVA। अगर मैं बोलूं इसकी जो रिक्वायरमेंट है लोड की सपोज दैट 16 kVA, चलो लोड कितना 16 kVA। अब ये 16 kVA की रिक्वायरमेंट है, दो ट्रांसफॉर्मर अपने पैरेलल में लगाया, दिख रहा है आपको, एक 20 kVA का, दूसरा कितना 10 kVA का। ध्यान से समझिएगा बेटा, पैरेलल ऑपरेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। चीजों को रटने से बेटर है समझो, है ना। थर्ड पॉइंट सबको पता, पर यूनिट इम्पीडेंस आर इक्वल, कौन से पर यूनिट इम्पीडेंस किसके बेस पे क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से समझ लो। यहां से S1 20 kVA है, S2 10 kVA है। यहां पे अगर आप ऐसे कुछ करो कि ये 16 है तो 50% ये कर ले, लोड का 50%, और 50% ये शेयर कर ले, 8 8 कितना हो गया, 16 हो गया। लेकिन ये 10 का 8 है, मतलब कितना परसेंट यूटिलाइज हो गया, 80%। ये 20 का 8 है, ये कितना परसेंट यूटिलाइज हुआ, 40%। परसेंटेज तो समझ में आता होगा सबको। अब इस लोड को मैं थोड़ा और बढ़ा दूं, 18 kVA। अब बोलोगे सर ये 9 kVA और ये 9 kVA, तो ये जब 9 kVA इस्तेमाल कर रहा हो तो मतलब ये 90% यूटिलाइज हो गया है, और ये 9 kVA देखोगे तो अभी तक 45% यूटिलाइज हुआ है अपने रेटिंग का। अब यहां पे मैं लोड बोलूं 20 kVA, अब तुम सोचो 50-50% यूटिलाइज हो जाए, मतलब ये 10 kVA और ये 10 kVA, 10 kVA, तो 10 kVA मतलब ये 50% यूटिलाइज हुआ है, और ये अपना मैक्सिमम रेटिंग पे पहुंच गया, 100% यूटिलाइज हो गया है। अब अगर मैं यहां से लोड बढ़ा दूं, अब मान लो मैं कर दिया 24 kVA,
24 केवीए का मतलब ये तो 12 केवीए दे देगा भैया, इसके लिए कोई बात नहीं है, ये 60% पहुंच गई। लेकिन अगर इससे तुम बोलोगे कि भैया तुम भी 12 केवीए दे दो, इसकी कैपेसिटी कितनी थी, कैपेसिटी कितनी थी 10 केवीए, हो गया कितना 12, कितना परसेंट पहुंच गया। बताओ ये ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड हो गया कि नहीं हो गया, दिख रहा है आपको, ओवरलोडिंग हो गई कि नहीं हो गई, हो गई ओवरलोडिंग। अब ये ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड हो गया, ध्यान सुनिएगा, ये ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड हो गया, ये अभी भी अंडरलोडेड है, ये इसके पास अभी भी कैपेसिटी है कुछ लोड शेयर करने का। दिख रहा है ऐसा सबको, ये अंडरलोडेड है, ये ओवरलोड हो गया, मतलब प्रोपोर्शन में लोड शेयर करने के लिए, मतलब अपने अपने औकात के हिसाब से, इस वर्ड को हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने अपने औकात के हिसाब से, कैपेसिटी के अनुसार, है ना, फिर जिसकी जितनी औकात है उस हिसाब से शेयर करो। मतलब कभी ट्रेन में जाते हो तो जैसे 5-6 दोस्त साथ में जाते हो तो सबको बराबर बराबर बैग थमा देते हो क्या, घर को जाते थे तो देखते थे जो हट्टा कट्टा उसको बोलते थे भाई तू 4 बैग ले ले, तो हट्टा कट्टा जिम करता है। कोई पतला दुबला है तो उसको बोलते थे तू भाई इसको बैग मत दो, एकदम ही पतला दुबला है। एक थोड़ा सा हट्टा कट्टा हल्का फुल्का रहता है तो उसको 1-2 बैग थमा देते थे। ऐसे करते थे कि नहीं करते थे, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन में लोड का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोपोर्शन में लोड का डिस्ट्रीब्यूशन। जो सबसे पतला दुबला उसको दो ही मत, या फिर एक बैग दे दो हल्का सा, भैया पीठ पे टांग लेगा। अगर उसको 5 बैग थमा दोगे तो तुम तो स्टेशन पहुंच जाओगे, वो पहुंच पाएगा क्या, नहीं पहुंच पाएगा। ये चीजें समझ में आ रही है। तो कैसे लोड का शेयरिंग होना चाहिए, तो लोड का शेयरिंग देखो कैसा होना चाहिए, लोड का शेयरिंग देखो कैसा होना चाहिए। देखिए लोड का शेयरिंग कैसा होना चाहिए, जैसे 2 ट्रांसफॉर्मर लगे हैं, ठीक है। अब ये 2 ट्रांसफॉर्मर सेम कैपेसिटी का ले लो, ये 20 केवीए का है, ये 20 केवीए का है। भैया यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही थी, यहाँ पे ये दिक्कत आ रही थी कि बिना ओवरलोड, अगर मैं तुमसे 1 नंबर का सवाल पूछ देता कि बिना ओवरलोड हुए कितना मैक्सिमम लोड शेयर कर रहा है कि इसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड ना हो, तो मैं ये आंसर टिक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये बताइए चैट बॉक्स के अंदर, बताइए यस या नो। अगर मैं इस वाले में पूछूं कि बिना ओवरलोड हुए कि कोई भी ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड ना हो, मैक्सिमम लोड कितना शेयर कर सकता है, देख के बताइए, सब लोग बताएं जरा, होगा कि नहीं होगा, यस या नो। ठीक है। तो 20 केवीए ही जब लोड इसको शेयर करना था दोनों मिलके, तो ये क्या बुरा था भाई, ये तो अकेले कर लेता, अकेले इतनी औकात है इसकी 20 केवीए का, अकेले इस ट्रांसफॉर्मर को उठा के ले आते तो 20 केवीए का लोड तो दे ही देता, फिट कर देता। फिर इसको ला के आने से क्या फायदा हुआ तुमको, पैरेलल में लगाने से कोई फायदा हुआ क्या, नहीं हुआ। अब यहां देखो फायदा सब लोग, मान लो लोड 18 केवीए, 18 केवीए दिख रहा है क्या, थोड़ा सा आउट द रेंज हो गया, आउट ऑफ रेंज, इसको थोड़ा सा इधर सरका दे अपन, अब दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। अब बताइए 18 केवीए है, तो पहला वाला ट्रांसफॉर्मर कुछ इस तरह से 12 केवीए, और ये वाला ट्रांसफॉर्मर 6 केवीए। ये पहला 12 केवीए का मतलब कितना परसेंटेज, 60%। ये 6 केवीए, सॉरी ये 10 है, 10 केवीए का, आई एम सॉरी। अब बताइए, अब देख के बताओ,
ये 60% है, ये 10 का 6 मतलब ये भी कितना परसेंट हो गया, 60%। अब लोड हमने इंक्रीज कर दिया 24 kVA, ये कर देगा 16 kVA और ये करे 8 kVA। 8 kVA का मतलब ये कितना हो गया, 10 का 8 80%, 20 का 16 80%। अब दे दो लोड 30 kVA। लोड 30 kVA का मतलब ये कितना 10 kVA, ये कितना 20 kVA, ये कितना हो गया 100% और ये कितना हो गया 100। ये हो गया प्रोपोर्शन में लोड शेयरिंग का मतलब बेटा, ये पहले समझो, स्टेटमेंट का मतलब समझो। ये हो गया प्रोपोर्शन में लोड शेयर हो रहा है। ये कैसे शेयर हो रहा है, प्रोपोर्शन में। तो इस प्रोपोर्शन में लोड शेयरिंग के लिए होना क्या चाहिए, इस प्रोपोर्शन में लोड शेयरिंग के लिए क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनिए। अगर आपने कुछ इस तरह से लिखा होगा कभी, अब ये डेरिवेशन वेरिएशन नहीं कर रहा हूं बेटा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो ये आपने पढ़ा होगा, दो ट्रांसफॉर्मर, दोनों का इंपेडेंस Z1 Z2 है। ये सब लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ये लोड है, ये पहले वाला ट्रांसफॉर्मर कितना लोड शेयर करेगा वो है। दूसरे वाले का भी जस्ट उल्टा हो जाता है, ऊपर Z1 हो जाएगा, या ZA ZB भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आपको समझ में आता हो ऐसे लो। इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, क्या आ जाएगा, ये आएगा Z2/Z1, आएगा कि नहीं आएगा। अब ध्यान से सुनना, जब ये लिखते हो तो इसके बाद वाला तुम स्टेटमेंट भूल जाते हो। यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिससे आपका सवाल सॉल्व होगा। वेयर Z1 and Z2B should be in एक्चुअल वैल्यू। ध्यान से यही मेन है आपका स्टेटमेंट। एक्चुअल वैल्यू मतलब इन ओम और इन पर यूनिट, या तो अगर पर यूनिट में है तो ऑन कॉमन बेस, पर यूनिट में है तो कॉमन बेस। कॉमन बेस का मतलब सबको समझ में आता होगा, पावर सिस्टम में भी देखे होगे। फॉल्ट एनालिसिस जब करते हो क्या करते हो, कॉमन बेस का मतलब एक बेस पे दोनों ट्रांसफॉर्मर के हैं, दो ट्रांसफॉर्मर अलग अलग है, दोनों की रेटिंग अलग अलग होगी। अभी रेटिंग भी मैंने दिखाई, एक 20 का है, एक 10 kVA का है। बातें समझ में आ रहा है, एक 20 kVA का है, एक 10 kVA का है। तो मैं कॉमन बेस पे बोल रहा हूं। कॉमन बेस आप 100 kVA मान लो दोनों के लिए, या 20 kVA मान लो, तो दूसरे वाले का 20 kVA पे कन्वर्ट कर दो, कॉमन बेस पे हो गया। कॉमन बेस का मतलब तो समझ में आता होगा ना तुम लोग को, है ना, ऑन कॉमन बेस, ठीक है, या तो एक्चुअल वैल्यू में होना चाहिए। तो यहां से देख के बताओ कि S1 की वैल्यू आपने कितनी रखी थी, तो सर 20 kVA। S2 की वैल्यू कितनी रखी थी सर 10 kVA। तो यहां पे अगर पुट कर दोगे 20/10 यानी हो जाएगा Z2/Z1, यानी Z2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए प्रोपोर्शन में लोड शेयर करने के लिए। प्रोपोर्शन में लोड शेयर करने का मतलब ये वाला पार्ट। आप बताओ यही चाहते हो ना कि ये चाहते हो, ये चाहते हो कि भैया प्रोपोर्शन में लोड शेयरिंग हो। एक 1000 kVA का लाए, एक 500 kVA का लाए, 500 kVA वाला ओवरलोड होने लगा, तो भैया अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार शेयर करो। बातें समझ में आ रही है। तो ये वाला करेक्ट है। तो इसका मतलब है प्रोपोर्शन में लोड शेयरिंग। अब इस प्रोपोर्शन में लोड शेयरिंग का मतलब है इंपेडेंसेस क्या होने चाहिए, डबल है, रेटिंग डबल है, तो इंपेडेंस क्या होना चाहिए, सेकंड वाला का पहले वाले से दुगना होना चाहिए। यही मतलब हुआ ना। और ये वैल्यूज है काहे में, या तो एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए या तो पर यूनिट वैल्यू होना चाहिए, लेकिन कॉमन बेस पे। सर ये तो इक्वल हुआ नहीं, आपने तो जैसे ही क्वेश्चन दिया हमने इसको टिक कर दिया, आपने तो जैसे क्वेश्चन बताया हमने इसको टिक कर दिया, कर दिए ना। अरे यस या नो, कर दिए कि नहीं कर दिए, सभी लोग बताएं। आपने यही किया ना, जैसे ही क्वेश्चन देखा इसको टिक कर दिया, सी ऑप्शन को टिक कर दिया। अब ये बताओ
यहां पे जो मैंने पर यूनिट इंपेडेंस लिखा है, ये मैंने यहां लिख दिया है कि पर यूनिट में भी हो सकता है, बट ऑन कॉमन बेस। ये वैल्यू दोनों इक्वल कहां लिखा मैंने भैया? प्रोपोर्शन में लोड से, ये प्रोपोर्शन में लोड शेयर करने के लिए है बेटा। और प्रोपोर्शनेट लोड शेयरिंग, ध्यान रखिएगा, ये है। यानी सर यहां से तो ये दिख रहा है मुझे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटिंग, यस या नो? एग्री करते हो इस चीज से? सबको दिखा कि नहीं यहां से कि भैया डबल है तो ये हाफ हो जाए, उल्टा हो जाए। S1 S2 का दुगना है तो Z1 Z2 से हाफ होना चाहिए, तब प्रोपोर्शन में लोड शेयर होगा। या पर यूनिट में है कॉमन बेस पे, तब भी वैसे हाफ होना चाहिए। तो सर वो तीसरा ऑप्शन तो फिर गलत हो गया। नहीं, सही है, सही है। लेकिन ध्यान से सुनिए, पर यूनिट इंपेडेंसेस दोनों ट्रांसफार्मर के इक्वल होने चाहिए अपने अपने बेस पे, कॉमन बेस पे नहीं। अपने अपने बेस पे, कॉमन बेस पे नहीं। सर ये नया चीज क्या आ गया? आ जाओ थोड़ा सा और क्लियर कर लो, आ जाओ। मतलब कहने का ये है, जैसे मान लो एक ट्रांसफार्मर है, दूसरा ट्रांसफार्मर है, इसका है परसेंटेज इंपेडेंस 2%, इसका है 4%। ये 2% अपने मशीन के रेटिंग पे है, ये 4% अपने मशीन के रेटिंग पे है। ये बातें को समझ में आ रही है? रेड दिख रहा है सबको ना? रेड क्लियर है? देख लो एक बार बेटा, रेड दिख रहा? सभी लोग बताएं। ठीक है, तो यहां पे देखो, एक है आपका 2%, एक है आपका 4%, अपने अपने मशीन के रेटिंग पे। ठीक है, हमने बोला इसको लोड शेयर करना है 1500 केवीए, कितना? 1500 केवीए, और कोई ओवरलोड ना हो एक तरह से। या मान लो मैंने 1500 केवीए का लोड दिया। ध्यान से समझिएगा बेटा इसको, एक एक पार्ट, एक एक पार्ट बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, देखो अगर मैं बोलूं 1500 केवीए का लोड अगर इसको दे दिया जाए दोनों ट्रांसफार्मर को, एक बात बताइए, प्रोपोर्शन में लोड शेयरिंग पॉसिबल है कि नहीं है? यस या नो बस लिख के भेजिए, मैं उसके आगे कंटिन्यू करूं। यहां पे प्रोपोर्शन में लोड शेयरिंग पॉसिबल है कि नहीं है? परसेंटेज इंपेडेंस कुछ इस तरह है, लेकिन कॉमन बेस पे नहीं है। ये अपने अपने मशीन के रेटिंग पे 2% इस पे है और ये 4% इस पे है, ये कॉमन बेस पे नहीं है, कॉमन बेस पे नहीं है। आप निकालोगे, जैसे मैं निकालूं कि भैया पहले वाला कितना लोड शेयर करेगा, S1 की वैल्यू तो ऊपर लिख दो, Z2 की वैल्यू कितनी है? Z2 की वैल्यू कितनी लिखोगे? 4%। लिख दो क्या? नहीं। जब भी ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ये वाला, देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन है बेटा, थोड़ा आराम से धीरे धीरे। ये फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने बोला कि Z1 Z2 काहे में होने चाहिए? या तो एक्चुअल वैल्यू में होने चाहिए, ओम में लिखा हो, या तो पर यूनिट में लिखा हो, तो कॉमन बेस पे होना चाहिए। कॉमन बेस पे है क्या? नहीं, अपने अपने बेस पे है, अपने अपने बेस पे है। तो यहां पे अगर आप निकालोगे कैलकुलेट करके, मतलब कि सर हमें यहां पे निकालना है Z2 Z1 लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए पहले कॉमन बेस पे कन्वर्ट कर लो। तो मान लो मैं कॉमन बेस अज्यूम कर लू, लेट कॉमन बेस इज इक्वल टू, मान लेता हूं मैं बड़ा वाला 1000 के, तो 1000 के भी बेस माना तो पहला वाला तो उसी पे दिया था, तो 2% रहेगा। दूसरा वाला चेंज हो जाएगा, दूसरा वाला दिया कितना है? 4%। नया बेस कौन सा है? एमवीए न्यू, याद करो, अपॉन एमवीए ओल्ड लिखते हो, तो ये होगा 2 टाइम्स कर दो, 8% हो गया, यानी 8% हो गया। तो लिखोगे Z2 यानी 8 बाई 2 प्लस 8 इंटू 1500, यानी 8 बाई 10, 1500 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया? 0, ये हो गया 4 है ना, तो 40 जी 1200। देख लो, देख लो, ये पहले ही ओवरलोड हो गया, देख लो
ओवरलोड हो गया। क्यों ओवरलोड हो गया? तो सर इसके जो इंपिडेंसेस है ना अपने अपने बेस पे ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। अब देखो Z1 की वैल्यू अब बताओ अपने अपने बेस पे पर यूनिट इंपिडेंसेस इक्वल है कि नहीं है? है। दोनों का समीशन करो 1500, लोड लगाओ 1500 का। करो कॉमन बेस पे करो। कॉमन बेस क्या लोगे? फिर से वही ले लो, बड़ा वाला ले लो वैल्यू। आप कॉमन बेस कुछ भी एज्यूम कर सकते हो बेटा, कंफ्यूज मत हो जाना। आप 500 भी ले सकते हो। आ जाओ, पहले वाला तो सेम रह जाएगा, दूसरा वाला चेंज हो जाएगा। 1000 पे निकालना है, 500 पे दिया हुआ था, 2 टाइम्स कर दो 4%। ये हो गया Z2 4%। अब निकालो, S1 निकाल रहे हैं, Z2 रखना है, Z2 हो गया 4%, Z1 है 2, लोड है 1500, देखो 1000 के भी आएगा। और दूसरा वाला कितना शेयर करेगा? तो ऊपर लिखो Z1, देखो 500 के भी आएगा। ये बताओ प्रोपोर्शन में लोड शेयरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? ये प्रोपोर्शन में लोड शेयरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। कब? जब पर यूनिट इंपिडेंसेस अपने अपने मशीन के रेटिंग पे समान है। सर कॉमन बेस पे? अरे कॉमन बेस पे देख लो, यहां से Z2 2 टाइम्स ऑफ Z1 है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि S1 2 टाइम्स ऑफ S2 है, तो इसका उल्टा होगा ये वाला। कॉमन बेस और अपने मशीन के रेटिंग पे, बताओ चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ये वाला कॉमन बेस पे या एक्चुअल वैल्यू पे, देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर प्रोपोर्शन में लोड शेयरिंग हो गई कि नहीं? 1500 के ये पूरी कैपेसिटी मिला के देख लो, 1500 दे रहे हो, कोई ओवरलोड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। प्रोपोर्शन में लोड शेयरिंग हो रही है। कब? जब पहले वाली की रेटिंग दूसरे वाले से दुगना है तो इंपिडेंसेस उल्टे होने चाहिए। उल्टे हैं? कैसे उल्टे होने चाहिए? पर यूनिट इंपिडेंस में होने चाहिए, बट कॉमन बेस पे है। तो जो ऑप्शन टिक करते हैं पर यूनिट इंपिडेंसेस आर इक्वल, वो कैसे होता? ऑन मशीन रेटिंग। मतलब अगर एक ट्रांसफॉर्मर है 5000 केवीए का, उसका 2% है, उसके साथ हम एक 500 केवी वाला को ऑपरेट कराना चाहते हैं, तो उसका कितना होना चाहिए? तो 2% होना चाहिए उसके मशीन की रेटिंग पे। लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो कॉमन बेस पे कन्वर्ट करके करोगे। अब ये बताओ यार चैट बॉक्स के अंदर सब लोग बताएं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? कब कॉमन बेस और कब अपनी अपनी मशीन के रेटिंग? पर यूनिट इंपिडेंस तो समझते होगे ना? जरा बताएं सब लोग, सब लोग बताएं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जिसको थोड़ा बहुत डाउट होगा, देखो वीडियोस अवेलेबल रहते हैं रिकॉर्डेड सेक्शन के अंदर, आप उसको बार बार रिपीट मोड में देख सकते हो। और जितना बार देखोगे, जब तक क्लियर ना हो तब तक देखते रहो, जब तक क्लियर ना हो तब तक देखते रहो। बातें क्लियर है सबको? तो यहां पे जो लिखा होता है, जब भी आप ये तीसरा कंडीशन जो लिखते हो, थर्ड कंडीशन, तो थर्ड कंडीशन यही पे आता है कि पर यूनिट इंपिडेंसेस क्या होने चाहिए प्रोपोर्शन में लोड शेयरिंग के लिए, करने के लिए? इक्वल होने चाहिए। लेकिन कौन से पर यूनिट इंपिडेंसेस? ऑन मशीन रेटिंग, नॉट ऑन कॉमन बेस। ध्यान रखिएगा, कॉमन बेस नहीं, कॉमन बेस पे फिर वो रेटिंग के अनुसार होगा। रेटिंग डबल है तो हाफ हो जाएगा। इसको आप आराम से रिपीट करके फुर्सत पे फिर से देखिएगा, 2-4 बार देखिएगा, तब तक देखिएगा जब तक आपको अच्छे से क्लियर ना हो जाए।
बातें क्लियर है? अभी के लिए यही छोड़ता हूं, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।